हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम लोग सीखते हैं हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में सीखेंगे कि हिंदी वर्णमाला क्या होता है। तो इससे पहले हमें जानना क्या है, वर्ण क्या होता है या अक्षर क्या होता है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे वर्ण, इसी को बोलते हैं अक्षर। तो वर्ण या अक्षर हो गया। अब वर्ण या अक्षर क्या होता है, तो जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जैसे हम स्टार्टिंग में जब हम बोलते हैं, जैसे बोलना स्टार्ट करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है उसको किसी प्रतीक के रूप में लिख दिया जाता है। तो जिस चिन्ह के द्वारा उसको डिनोट किया जाता है या दिखाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम क्या कह सकते हैं, वर्ण। या जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण या अक्षर कहेंगे। तो यहाँ पे वर्ण या अक्षर के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा गया पानी, क्या लिख दिया गया, पानी। अब पानी को अलग अलग करा जाए तो क्या बनेगा, पा और नी हो गया, पा धन नी हो गया। अब पानी में से जैसे पा धन नी लिख दिया गया तो पानी हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पा को अलग करें तो ये बनेगा क्या, यहाँ पे पा और इसमें से आ अलग हो गया। नी को अलग करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे ना और धन ई बन गया। तो ये हो गया क्या, पानी हो गया। अब पानी, अब इसके जो खंड हो गए हैं, ये जो खंडित हैं इसके अब क्या है, इसको अब हम खंडित और नहीं कर सकते और छोटा नहीं लिख सकते हैं। तो जब और छोटा इसको नहीं लिख पाएंगे तो यही क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण या अक्षर कहलाता है। तो परिभाषा यहीं से निकल के आया कि जिसके मतलब जिन अक्षरों का या जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते या जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, वर्ण या अक्षर कहलाता है। अब यहाँ से सीखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है वर्णमाला, क्या दिया गया है, वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो वर्णमाला जैसे हम देखते हैं फूल। अब फूल को पिरो के बनाया जाता है, उसमें फूल लगाया जाता है तो फूलों की माला बन जाती है। या जैसे माला बनाते हैं और अनेक प्रकार के मोतियों को लगाते हैं, जैसे मोती अनेक अनेक प्रकार के या कलरफुल मोती जो लगा देते हैं, तो मोती जब लगाते हैं तो क्या कहलाता है, वो मोतियों का माला हो जाता है। तो ये चीज। अब यहाँ पे वर्णमाला का अर्थ क्या है कि वर्णों जिसे अक्षरों से बना हुआ है, तो वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहेंगे। या वर्णों से मिलकर के जो माला तैयार होती है जिसमें सभी अक्षर पिरोए जाते हैं वो क्या कहलाता है, वर्णमाला। अब वर्णमाला जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, मतलब मान लीजिए ये एक है, ये पिताजी हैं तो इनके दो बेटे हैं। तो दो बेटे कौन कौन से हैं, यहाँ पे उनका नाम है स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे इनका नाम क्या है, स्वर और व्यंजन। अब हम लोग सीखेंगे कि स्वर क्या होता है। तो स्वर क्या होता है, जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। या जैसे हम उच्चारण करते समय जो हमारी जिह्वा होती है या जीभ जो होती है वो कहीं और ना टच करे, जैसे ताल हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, तो ये सबको ना टच करे और जो हवा है वो सीधा सीधा निकल जाए मुंह से स्वतंत्र रूप से, कहीं टच ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं वो क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। तो यहाँ पे स्वर हो गया। अब स्वरों की संख्या अगर देखी जाए तो कितनी होती है, तो यहाँ पे स्वर की संख्या होती है 13। मतलब 13 स्वर मिले हुए, मतलब 13 अक्षर है स्वरों में। यहाँ पे देखेंगे वर्णमाला में, तो वर्णमाला का परिभाषा आप जाने, लेकिन इसमें टोटल मिला के कितना अक्षर होता है, तो टोटल कितना अक्षर होता है, यहाँ पे 52 अक्षर होता है यहाँ पे। तो वर्णमाला में कितना अक्षर होता है, 52 अक्षर होता है। स्वर में कितना अक्षर होता है, 13। अगर व्यंजन देखा जाए तो जिसको मतलब स्वतंत्र रूप से ना बोला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। या हम कह सकते हैं जिसको स्वर की सहायता से बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। और ये जो होता है कितने प्रकार का होता है, 39 होता है।
तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39 होती है। और स्वर की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अब इसमें 13 समझते हैं कौन कौन सा है। जैसे यहाँ पे अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ अंग ये चीज हो गया। तो यहाँ पे जैसे आ इ उ री ए ऐ ओ आओ अंग आह, तो ये चीज होता है। अब यहाँ पे ये कितने हैं? कुल मिला के कितने हो गए हैं? तो 13 अक्षर हैं। यहाँ पे स्वरों की संख्या कहीं कहीं 11 माना जाता है, तो 11 क्यों माना जाता है ये जानेंगे। जिससे स्वर ये लिखे हैं 13। यहाँ पे ये जो होते थे अंग और आह, अंग आह को हम कहते थे क्या? अयोग वाह, या इसको अलग अलग कहेंगे तो इसे कहेंगे अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और इसको बोलते हैं आह को, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं इसको? विसर्ग कहते हैं। तो ये हो गया विसर्ग। तो अंग आह का जो होता है नाम, इसे हम अनुस्वार कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। लेकिन इन दोनों को मिला करके इसे हम कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं? अयोग वाह। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। इसका नाम क्या है? अयोग वाह। कौन कौन दो अक्षर शामिल हैं? अंग आह। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे हर्ष स्वर का बात आता है। जैसे स्वरों को कई भागों में बांटा गया है, 13 अक्षरों को डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं क्या? हर्ष स्वर। जैसे पहले बांटा गया है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जैसे स्वर 13 होते हैं, लेकिन इसका प्रकार अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के स्वर होते हैं? मतलब स्वर भी कितने, इसके भी बेटे हैं कुछ। तो यहाँ पे जैसे 2 भाई थे, इनके बेटे कितने हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 हो गया। एक होता है हर्ष स्वर, हर्ष, तो ये हो गया हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को और क्या कहा जाता है? तो मूल स्वर भी कहा जाता है। तो हर्ष स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। यहाँ पे हर्ष स्वर क्या होता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण जो होता है बहुत कम समय में होता है, मतलब बहुत कम समय में हम बोलते हैं या बोलने में बहुत कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? आ ई, यहाँ पे उ और री हो गए। तो हर्ष स्वरों की संख्या अगर देखा जाए तो हर्ष स्वर की संख्या, हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। तो हर्ष स्वर कितने प्रकार के हो गए? 4। अब 4 अक्षर इसमें शामिल है, लेकिन कौन कौन सा है? तो उसको लिख देंगे आ ई उ और री। हर्ष आ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, ये शामिल होते हैं किसमें? हर्ष स्वर में। तो हर्ष स्वर किसे कहते हैं ये समझ में आया। संख्या क्या होती है, कितनी, ये आया। कौन कौन से होते हैं अक्षर इसमें, ये आ गया समझ। अब यहाँ पे आता है दूसरा नंबर दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर हो गया, यहाँ पे समझेंगे इसको। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो कुल मिला के 7 होते हैं। कितने अक्षर होते हैं दीर्घ स्वर में? 7 अक्षर होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से कुछ विद्वान मानते हैं कि 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं इस पे कि 8 क्यों लिखा जाता है या 7 क्यों लिखा जाता है। यहाँ पे जैसे दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर क्या होता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में ज्यादा समय लेता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। या कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो यहाँ पे इसको देखेंगे, यहाँ पे जैसे आ, यहाँ बड़ी हो गया,
यहाँ पे ए आई ओ आओ। तो यहाँ काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 7, तो 7 हो गया। तो इनको लिख देंगे, ये किस में आएंगे, दीर्घ स्वर में, बाऊ हो गया। उसके बाद ए आई ओ औ। तो यहाँ पे समझ में आया कि दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। और यहाँ पे 8 क्यों लिख दिए हैं, तो जैसे यहाँ पे देखा जाता है जब संधि पढ़ते हैं तो री होता है, यहाँ पे री प्लस में री दोनों मिल करके क्या बन जाता है, बड़ी री का निर्माण हो जाता है, ये हो जाता है बड़ी री। तो ये चीज होता है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दीर्घ स्वर कर सकते हैं। लेकिन वर्णमाला में जो है ये अक्षर नहीं शामिल है, तो ये अक्षर नहीं शामिल है इसलिए 7 बताया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको क्या कहते हैं कि री जो है ये भी इसमें 8, यहाँ दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर की संख्या 8 लिखते हैं कुछ लोग। लेकिन अगर माना जाए वर्णमाला के हिसाब से तो कितना होता है, 7 होता है। तो दीर्घ स्वर कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे इसको जाने की अयोग्य है। अब यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में सीखेंगे इसी में। पहले दीर्घ स्वर हो गया, अब एक सीखते हैं हम लोग तीसरा, प्लुत स्वर। क्या नाम है इसका, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, तो प्लुत स्वर में क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में दीर्घ से क्या होता है, ज्यादा समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे बोलते हैं राम, ओम, ये सब जब बोलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लुत स्वर में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए उदाहरण के लिए, तो जैसे लिखा गया राम, तो ये राम हो गया। यहाँ पे देखा जाए ओम, ओम लिख दिया गया, तो ये क्या है, तो प्लुत स्वर है। यहाँ पे आप समझेंगे ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर की जो मात्रा होती है कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर में मात्रा जो होती है, इसकी जो मात्रा होती है कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की मात्रा 1 होती है। ह्रस्व स्वर की मात्रा 1, मतलब ह्रस्व स्वर जो होता है एक मात्रिक होता है। दीर्घ स्वर देखा जाए तो दीर्घ स्वर कितना मात्रिक होता है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर की मात्रा 2 होती है। कितनी होती है, ये 2 मात्रिक होता है। यहाँ पे 3 मात्रा इसमें शामिल होता है। इसमें क्या होता है, 3 मात्रा शामिल होता है। ये ज्यादातर वेदों में इस्तेमाल किए गए हैं वर्ड। तो ये क्या हो जाता है, 3 मात्रिक जो होता है प्लुत स्वर, ये इसमें आता है। ये चीज हम लोग सीखे। यहाँ पे अब हम सीखने वाले हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है, संयुक्त स्वर, यहाँ पे संयुक्त स्वर इनको कहा गया है। तो संयुक्त स्वर देखेंगे कितना है, 4 है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। तो संयुक्त स्वर कितने हो गए, 4 संयुक्त स्वर हो गए यहाँ पे। अब संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि ये 2 स्वर वर्णों से मिल करके इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ए, अब ये किन किन अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे आधन ई, तो बराबर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे ऐ किससे बनेगा, तो ये हो जाएगा आ धन ए, तो आ और ए मिल करके क्या बन गया, ऐ बन गया। यहाँ पे अब देखेंगे अगला, जैसे ओ, तो वो किन किन अक्षरों से मिलकर बनेगा, आ धन उ, तो यहाँ हो जाएगा आ धन उ, तो आ धन उ मिलके बना क्या, ओ बन गया। आओ बनेगा कैसे, तो आओ का देखेंगे यहाँ पे आ धन ओ, आ धन ओ, तो आ धन ओ मिल करके क्या बन गया, औ बन